हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बेसिक कैरेक्टर्स पढ़े थे। क्लासिफिकेशन उससे पहले पढ़ चुके थे और फिर क्लासिफिकेशन के बेसिक कैरेक्टर्स नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेटा को किस आधार पर अलग अलग किया गया ये हमने पढ़ा था। अब हम आते हैं अपने क्लासिफिकेशन के सबसे पहले फाइलम पर, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये दो शब्द कौन से? प्रोटोस प्लस जून। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और जून का मतलब होता है एनिमल्स, यानी कि सबसे पहले खोजे गए एनिमल को प्रोटोजोआ के अंदर रखा गया है। तो इसके फिर प्रोटोजोआ के स्पेशल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके आगे फिर हम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ की विशेषताएं। तो प्रोटोजोआ की विशेषताओं में सबसे पहले आता है कि प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसकी स्थापना किसने की थी या उसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? तो वो है गोल्डफस। गोल्डफस ने प्रोटोजोआ की खोज की थी। अगला आता है डॉबेल। तो डॉबेल जो साइंटिस्ट है, ये बात हम पहले भी कर चुके थे कि कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो प्रोटोजोआ को एसेलुलर मानते हैं और कुछ उसको यूनिसेलुलर मानते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर से ही मल्टीसेलुलर का डेवलपमेंट हुआ है। तो डॉबेल ने इसको क्या कहा था? एसेलुलर, यानी एसेलुलर कहने का श्रेय किसको जाता है? डॉबेल को जाता है। और ये क्या है? पूरे क्लासिफिकेशन के अंदर तीसरा सबसे बड़ा संघ है, तीसरा सबसे बड़ा संघ। अगला है एसेलुलर या सेलुलर या यूकैरियोटिक। ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ लिखना जरूरी है कैरेक्टर्स के अंदर। ये एनिमल्स क्या होते हैं? अकोशिकीय हो सकते हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं और यूकैरियोटिक हैं। एसेलुलर, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यानी सुविकसित केंद्रक पाए जाने वाला। अगला है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? प्रोटोप्लाज्मिक, यानी जीव द्रव्य लेवल का बना हुआ होता है। तो इसके इस जीव द्रव्य में न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये या तो यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक केंद्र की या बहुकेंद्र की, और ये केंद्रक इनके प्रोटोप्लाज्म में क्या है? बिखरे हुए पड़े रहते हैं। अगला बात करते हैं इसकी सिमेट्री की। तो इनके एनिमल्स क्या है? सम्मिति भी दर्शाते हैं और असम्मिति। कुछ एनिमल्स सम्मित होते हैं और कुछ असम्मित होते हैं, लेकिन अगर सम्मित है तो सम्मिति कौन कौन सी पाई जाती है? इनके एनिमल्स में तीनों ही प्रकार की सम्मितियां पाई जाती हैं, स्फेरिकल, रेडियल एंड बाइलेटरल। स्फेरिकल, रेडियल एंड बाइलेटरल। तो गोलीय, अंडाकार और अरीय और द्विपार्श्व, तीनों ही प्रकार की सम्मिति इनके अंदर देखने को मिलती है। अगला आता है आकृति। इनकी आकृति कैसी होती है? पहले तो ये रंगीन होते हैं, यानी कि कोई कलर नहीं होता इनका। और आकृति कौन सी होती है? घंटी नुमा भी हो सकते हैं, चप्पल नुमा यानी स्लीपर लाइक, स्पिंडल नुमा और अंडाकार। तो इनकी आकृति इनमें से कोई भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकते हैं। गमनांग, इनके अंदर या तो गमनांग एब्सेंट होंगे या फिर प्रेजेंट होंगे। किसी एनिमल्स के अंदर एब्सेंट है, किसी के अंदर प्रेजेंट है। और अगर प्रेजेंट है तो कौन कौन से पाए जाते हैं? अगर इनके गमनांग प्रेजेंट हैं तो कौन कौन से गमनांग? सीलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया, यानी कि सीलिया भी पाए जा सकते हैं, फ्लैजिला भी पाए जा सकते हैं और स्यूडोपोडिया यानी कि कूटपाद, जो कि अमीबा में पाए जाते हैं। सीलिया किस में पाए जाते हैं? पैरामीशियम में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला आता है पोषण। पोषण किस तरीके से प्राप्त करते हैं, यानी अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? ये या तो मुक्त जीवी होते हैं, यानी स्वतंत्र तैरते रहते हैं। दूसरा, या फिर ये सहभोजी हो सकते हैं, यानी कि किसी भी एनिमल पर डिपेंड हो सकते हैं तो उसको भी फायदा देते हैं और खुद भी न्यूट्रिशन लेते हैं। सहभोजी यानी दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों को ही फायदा होता है, वो कहलाता है सहभोजी। जैसे कि ओपेलाइनेटा होता है जो कि मेंढक की आंत्र में सहभोजी के रूप में रहता है। या परजीवी, परजीवी यानी कि किसी भी दूसरे एनिमल पर ये परजीवी के रूप में रहते हैं, यानी खुद तो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन उसे बदले में नुकसान पहुंचाते हैं। परजीवी में ये सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी हो सकते हैं या मृतजीवी भी हो सकते हैं। अगला होता है इनके बात करते हैं इनकी बाह्य आवरण की। या तो ये नग्न होते हैं, नेक्ड होते हैं,
लेकिन कभी कभी इनके कुछ एनिमल्स पर पेलिकल का एक आवरण पाया जाता है जिसे सेल, कवच या टेस्टा कहते हैं। तो कभी कभी पेलिकल या सेल द्वारा आवृत होते हैं, यानी कुछ एनिमल्स, जैसे कि रेडियोलेरिया या फोरामिनिफेरा के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, CO3 या सिलिका का एक्सक्रिएशन करते हैं और वो उनके ऊपर क्या है, कवच के रूप में आवृत हो जाता है। ये किसमें पाया जाता है, रेडियोलेरिया या फोरामिनिफेरा, और ये इनका एक्सोस्केलेटन बन जाता है, यानी बाह्य कंकाल, और इनके बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। अगला होता है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस कैसा होता है, या तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो केंद्रक द्विरूप है, यानी दो केंद्रक पाए जाते हैं और जो कि अलग अलग काम करते हैं। न्यूक्लियस डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा, माइक्रो एंड मैक्रो। तो जो माइक्रो होता है वो न्यूट्रिशन में भाग लेता है, न्यूट्रिशन के काम आता है, और जो मैक्रो होता है वो जनन के काम आता है, यानी रिप्रोडक्शन के। अगला है सेल, कोशिका, यानी इनकी जो कोशिका होती है वो एक कोशिका ही सारे काम करती है। इसमें कोशिकाओं में श्रम विभाजन यानी कि उनका अलग अलग कार्य नहीं होता है, एक ही कोशिका सारे कार्य करती है। तो इसलिए लेबर डिवीजन एब्सेंट पाया जाता है इनकी कोशिकाओं में। अगला होता है रिप्रोडक्शन, यानी जनन इनमें किस तरीके से होता है। जनन इनमें एसेक्सुअल या सेक्सुअल दोनों तरीके का ही पाया जाता है। कुछ एनिमल्स एसेक्सुअल होते हैं, कुछ सेक्सुअल होते हैं, या फिर कुछ दोनों ही दर्शाते हैं। तो सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके से पाया जाता है इनमें, सिंगेमी एंड कॉन्जुगेशन। सिंगेमी जो होता है संलयन, ये प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। सिंगेमी यानी प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, यानी कि दो प्लाज्मोडियम आप एक दूसरे के पास आते हैं और सिंगेमी दर्शाते हैं और जनन करते हैं। दूसरा होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मन, ये पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है। दो पैरामीशियम पास आते हैं और पास आकर के एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करते हैं, और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब से वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, और इस तरीके से उनमें कॉन्जुगेशन द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ये हम आगे सेकंड ईयर की BSc सेकंड ईयर की बुक में पढ़ेंगे। अगला होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है, दो तरीके से होता है, बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन, यानी कि विखंडन विधि द्वारा। तो द्विविभाजन या फिर बहुविभाजन, यानी कि एनिमल कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है और एक नया एनिमल बना लेता है, या फिर दो टुकड़ों में टूट जाता है और दो नए एनिमल बन जाते हैं जो कि सेम कैसे होते हैं, पेरेंट के जैसे होते हैं। तो बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन होता है। अगला आता है इनमें जनन का एक तरीका और होता है जब इनके प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, यानी कि फेवरेबल कंडीशन नहीं होती और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या करते हैं, स्पोर या सिस्ट बना करके छोड़ देते हैं, अपने स्पोर या सिस्ट बना करके छोड़ देते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो स्पोर और सिस्ट क्या होते हैं, एनिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है इनका प्रतिकूल परिस्थितियों में रिप्रोडक्शन करने का तरीका। अगला आता है ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन कैसे करते हैं। श्वसन और एक्सक्रिएशन उत्सर्जन के लिए इनका जो बॉडी सरफेस होता है, यानी कि शरीर की बाहरी सतह जो होती है उसके द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन और उत्सर्जन करते हैं। लेकिन उत्सर्जन के लिए इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। जो एनिमल स्वच्छ जल में चले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, इनके बॉडी के अंदर सीवी यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनती है, जो क्या होती है वाटर को बाहर निकालने का कार्य करती है और उससे न्यूट्रिशन ले लेती है। तो ये सीवी फ्रेश वाटर एनिमल्स में ही बनती है और मैराइन वाटर एनिमल्स में ये क्या होती है, एब्सेंट हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि इनमें ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस पाई जाती है जो कि सीवी के द्वारा होती है, और सीवी क्या एक्सक्रिएशन का कार्य करती है। अगला है एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ में क्या होता है, अमोनिया, क्योंकि ये जलीय जीव है तो फिर ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और फूड डाइजेशन यानी कि खाद्य पाचन के लिए या फिर खाद्य ग्रहण करने के लिए इनमें क्या पाई जाती हैं, खाद्य धानियां, फूड वैक्यूल, FB, फूड वैक्यूल बनते हैं इनके अंदर, जो क्या है इनके फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
तो ये है प्रोटोजोआ के स्पेशल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को ये एक फ्लो चार्ट है प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन का, लेकिन इन सबको फिर हम आगे डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। अभी ये फ्लो चार्ट को मैं बता देती हूँ। तो ये है प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसको 4 सब फाइलम यानी कि 4 उपसंघों में बांटा गया है। और 4 उपसंघ कौन कौन से हैं? सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा 4 उपसंघों में प्रोटोजोआ को बांटा गया है। तो सार्कोमेस्टिकोफोरा को अगेन 3 सुपर क्लास यानी कि 3 सुपर क्लासेस में बांटा गया है। और ये है मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा एंड सार्कोडिना। और मेस्टिकोफोरा को अगेन 2 क्लासेस में बांटा गया है, फाइटोमेस्टिकोफोरिया एंड जूमेस्टिकोफोरिया। फाइटोमेस्टिकोफोरिया को 10 ऑर्डर्स में बांटा गया है और जूमेस्टिकोफोरिया को 9 ऑर्डर्स में बांटा गया है। जब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके ऑर्डर्स भी लिखेंगे। अगला है ओपेलाइनेटा को किसी भी क्लास में नहीं बांटा गया है। सार्कोडिना को 3 क्लासेस में बांटा गया है, राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया, एक्टिनोपोडिया। राइजोपोडिया को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लोबोसिया, फाइलोसिया, ग्रेन्युलो रेटिकुलोसिया। तो लोबोसिया के 2 ऑर्डर्स हैं, अमीबॉइडिया और आर्सिलिनेटा। और तीसरा है अगला है फाइलोसिया। फाइलोसिया के कोई भी ऑर्डर नहीं है। और अगला है ग्रेन्युलो रेटिकुलोसिया। ग्रेन्युलो रेटिकुलोसिया को अगेन 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, एथेलोमेरिडा एंड फोरामिनिफेरिडा। पायरोप्लाज्मिया की कोई भी सब क्लास नहीं है। एक्टिनोपोडिया की 4 सब क्लासेस हैं, रेडियोलेरिया, एकेंथेरिया, हेलियोजोया और प्रोटियोमिक्सिडा। एक्टिनोपोडिया की 4 सब क्लास हैं, रेडियोलेरिया, एकेंथेरिया, हेलियोजोया और प्रोटियोमिक्सिडा। अगला आता है स्पोरोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ। सब फाइलम स्पोरोजोआ को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया एंड हिप्लोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया एंड हिप्लोस्पोरिया। तो इनके भी आगे ऑर्डर्स हैं, लेकिन वो यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं आगे पढ़ाऊंगी। अगला है सब फाइलम निडोस्पोरिया। निडोस्पोरिया को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मिक्सोस्पोरिडिया, माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया, माइक्रोस्पोरिडिया। तो इनका भी आगे है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला है सीलियोफोरा। अगला सब क्लास है और लास्ट 4th सब क्लास है सीलियोफोरा। सीलियोफोरा को सिर्फ एक क्लास में बांटा गया है, वो है सीलिएटा। सीलिएटा को 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, होलोट्राइकिया, पेरिट्राइकिया, सेक्टोरिया, स्पायरोट्राइकिया। तो होलोट्राइकिया को 7 ऑर्डर्स में, पेरिट्राइकिया को 1 ऑर्डर में, इंसेक्टोरिया को 10 ऑर्डर्स में और स्पायरोट्राइकिया को 6 ऑर्डर्स में आगे डिवाइड किया गया है। तो ये फ्लो चार्ट है। इसको हम आगे इसकी सभी क्लासेस, सभी सब क्लासेस, सभी ऑर्डर्स को हम एक एक करके अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे आगे।